नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। ओबीसी एवं किसान विरोधी है भाजपा सरकार, कहा राज्यसभा सांसद श्री पटेल ने। ऐतिहासिक स्थलों एवं जीर्ण मंदिरों को किया जाएगा जीर्णोद्धार। औचक निरीक्षण पर निकले कलेक्टर एवं एसपी ने किया व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चालानी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी एवं किसान विरोधी सरकार है, जहां ओबीसी के 27% आरक्षण के लिए सरकार द्वारा न्यायालय में कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं किसान फसल का दाम मांगता है तो उसे गोली मिलती है। ये बातें आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल द्वारा सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में की। राज्यसभा सांसद व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजमणि पटेल ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी, एसटी, एससी, गरीब व किसानों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने रोस्टर बदलकर जो पिछड़ा वर्ग के लोग मेरिट में जाते थे उन्हें सीमित कर दिया। किसान फसल का दाम मांगता है तो गोली मिलती है, बिजली का बिल नहीं दे पाता उसे जेल जाना पड़ता है और बिलों को लेकर भी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। नहीं, क्रीमिलियर देखिए, सवाल ये है, सबसे पहले जो हमारा संविधान बना, संविधान की मूल भावना थी भागीदारी। और हमारे कुछ एससी एसटी के वर्ग के लोग ऐसे थे कि जो सामान्य तो 27% बात है। अभी आप कह रहे थे कि जी मेरिट बनाने के बाद भी पहले उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और जब भागीदारी उनकी पर्याप्त मात्रा में जो आरक्षण है उसकी मात्रा में अगर माने उनकी भागीदारी पूरी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसकी नियत एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, गरीब के प्रति ठीक नहीं है। धर्मांधता में लोगों को भटकाने का प्रयास किया है, समस्याओं से लोगों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछड़े वर्ग जो 52% आबादी इस प्रदेश में है, देश में है, उनके चाहे 27% आरक्षण का मुद्दा रहा हो, 27% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है और हमारी सरकार ने उसमें पहल किया और उसमें आगे भी पहल करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा के नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कोई प्रयास उसमें नहीं किया जा रहा है। 27% का आरक्षण जब घोषणा केंद्र में पहले बीपी सिंह की सरकार ने किया था, उस समय से लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और इसी के कारण सरकार गिरी थी और मंडल आयोग के खिलाफ उन्होंने कमंडल यात्रा पूरे देश में प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ा, कोर्ट से जीते और 27% आरक्षण इस देश में प्रदेश के लोगों को मिला। उसके बाद बीजेपी सरकार में रोस्टर बदल दिया गया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के जो मेरिट के लोग थे, मेरिट के लोगों को जो मेरिट में जाते थे उनको केवल सीमित कर दिया कि कितने मेरिट का भले 100 नंबर में 100 नंबर मिला हो, लेकिन वो आरक्षण के कोटे में ही रहेगा। इस तरह से 52% के हक अधिकार को माने ख़त्म करने का खड़न भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार के पास कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। एक लंबी से मांग आ रही है कि माने पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना वर्ग के आधार पर कराई जाए ताकि सही आंकड़े और सही जानकारी माने देश के सामने आ जाए। उसको हम लोगों ने सदन में भी उठाया, मांग किया, लेकिन उस संबंध में भी सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया। के विरोधी ये सरकार रही है। किसान देखिए आपके सामने, जब भी किसान अपने समस्याओं के लिए आगे आता है, अपने फसल का दाम मांगता है, तो फसल के दाम देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोली से जवाब देती है। अगर किसान के बिजली के बिल माफ़ी का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बिल माफ़ नहीं होता, किसानों को जेल भेज दिया जाता है और उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर पूंजीपतियों के सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज देती है, उनका बिजली का करोड़ों रुपए का बकाया है, सरकार वसूल नहीं करती, न उनका कनेक्शन काटा जाता, न उनको जेल भेजा जाता, उनका कर्जा माफ़ी के लिए उनको पैकेज दिया जाता है उनकी मदद और सहयोग के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि पूंजीपतियों की सरपरस्त पार्टी है
उनके लिए काम करती है। रीवा कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आज रीवा की ऐतिहासिक धरोहर एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां रीवा के लक्ष्मण बाग सहित अन्य मंदिरों एवं अन्य पुरातात्विक ऐतिहासिक भवनों, चिरौला पचमढ़ा मंदिर सहित बैजू धर्मशाला व अन्य भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सहमति बनी। इस दौरान रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। प्रस्तुत है बैठक की झलकी एवं महाराजा पुष्पराज सिंह से जानकारी के अंश। इसमें वो ऐसा एडिशन कर देगा। सभागार में बैठक हुई है क्या? आज लक्ष्मण बाग को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई माननीय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के अध्यक्षता में, और जो माननीय कलेक्टर साहब ने एक अभूतपूर्व काम करा सतना में, उसके बाबत भी काफ़ी चर्चा हुई। लक्ष्मण बाग के एक ढांचे को और अच्छा करना, जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको और किस तरीके से लेकर और बेहतर करना, उसके बारे में एक बहुत अच्छा विचार यहाँ पर रखा गया और मंजूर भी। रीवा के दरबार कॉलेज स्वशासी ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के 150 वर्ष पूर्ण होने का दावा करते हुए 150वीं जयंती मनाने की तैयारी करते हुए देश के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को आमंत्रित किया जा चुका था, जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट बीके माला द्वारा जानकारी जुटाते हुए संभागायुक्त से जांच की मांग की, जिस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा जांच करते हुए तथ्यों को सही पाते हुए कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सौंप दी गई, जिसके बाद जिले के प्रतिष्ठित समाज सेवियों द्वारा तत्काल प्रचार का पक्ष लेते हुए 150 वर्ष पूर्ण होने का दावा भी किया गया, जिस पर कमेटी पुनः गठित की गई, जिसने पाया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1982 में 100वीं जयंती मनाई गई, जिसके आधार पर अभी 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, जिसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। प्रस्तुत है एक्टिविस्ट बीके माला से जानकारी के अंश। देखिए, ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के 150वीं जयंती को लेकर एक हमने आवेदन माननीय आयुक्त महोदय को दिया था, जिसमें आयुक्त महोदय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई थी। उच्च स्तरीय जांच में तत्कालीन प्राचार्य श्री शुक्ल के विरुद्ध कार्रवाई उन्होंने प्रस्तावित की थी, और उस कार्रवाई में कहा था कि 150वें वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, तथ्यात्मक जांच हुई थी। इसके उपरांत रीवा के सभी संभ्रांत नागरिक गणों ने, कुछ लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उन्होंने कई संगठनों के लोगों ने अनुरोध किया था कि वास्तविक जांच एक पक्ष की गई है, ऐसा उनका मंतव्य था, ऐसा वक्तव्य था, ऐसा उनका ज्ञापन में कहना था। उसके बाद माननीय आयुक्त महोदय और तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने इसका परीक्षण किया, और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से आपका पक्ष भी सुना जाएगा, पहले भी सुना गया था, इस बार भी सुना जाएगा। ज्ञापन के आधार में उन्होंने जांच कमेटी गठित की, जिसमें जांच दल ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्पक्षता से हर पहलुओं में जांच की है। अभी सूत्रों से हमें भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के 150 वर्ष पूर्ण होने की उच्च स्तरीय जांच जो हुई है, जो रिपोर्ट आई है, एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा ने माननीय कलेक्टर महोदय को जो जांच सौंपी है, उसमें वो जांच जो पूर्व में हुई है वो यथावत है, यानी 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसा जांच रिपोर्ट में आया है। तो निश्चित तौर से हम जांच का स्वागत करते हैं, और पहले भी स्वागत कर रहे थे और आशान्वित थे निश्चित तौर से कि जांच विषय की होती है, तर्क की होती है, और विषयांकित प्रकरणों की जांच होती है। वही प्रकरणों की पुनः जांच होगी, चाहे उसकी जांच सीबीआई करे, चाहे उसकी कोई भी एजेंसी जांच करेगी, तो निश्चित तौर पर अभिलेखों की जांच करेगी। मैंने अभिलेख दिए थे, अभिलेख मेरे पास जो थे महाविद्यालय के थे, तो हम इसका स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर से जांच निष्पक्ष तरीके से हुई है, और इसमें जो प्रतिवेदन आया है तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसे मुझे आशान्वित है, और इस पर कार्रवाई। आप दोषी किसको मानते? निश्चित तौर से जो उस समय तत्कालीन प्राचार्य रहे और वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम जिला प्रशासन से, माननीय आयुक्त महोदय से शासन से अनुरोध करते हैं कि इसके निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, ताकि न्याय पर, शिक्षा पर लोगों का विश्वास बना रहे। विश्व बैंक की परियोजना टेक्विक 3 के तहत कार्यरत इंजीनियरिंग महाविद्यालय के सहायक अध्यापकों द्वारा आज भारत के राष्ट्रपति एवं शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने
कार्यकाल को, जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, को बढ़ाए जाने को लेकर आज से महाविद्यालय परिसर में करीब आधा सैकड़ा शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी आज से उक्त शिक्षक अपनी सेवा बढ़ाने की मांग करते हुए प्रोजेक्ट के तहत किए गए MOU के आधार पर प्रोजेक्ट पश्चात संस्था में समायोजित किए जाने की मांग की। प्रस्तुत प्रदर्शन की एक झलकी एवं शिक्षकों से जानकारी के अंश। अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो। अरे उधर उधर ही बीच में पहुंच जाए। आज आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं टेक्यूब के प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से और MHRD की जो संयुक्त परियोजना है उसके तहत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हमें विगत 3 वर्षों के लिए देश के 13 राज्यों में जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे वहाँ भेजा गया था, ताकि उनके यहाँ के तकनीकी शिक्षा का उत्थान हो सके, उसमें बढ़ावा दिया जा सके या उसका डेवलपमेंट हो सके। तो हमने यहाँ रीवा इंजीनियरिंग हो, चाहे बच्चों का पर्सनल या मॉरल डेवलपमेंट हो, वो सारा किया है। बच्चों की गेट ट्रेनिंग दी है और सब कुछ किया है, जिसके तहत जिससे राज्य के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों से लोगों का और बच्चों का उत्थान हो सके। परंतु हमें जो 3 वर्षों के लिए भेजा गया था उसमें हमारे PIP और MOU में ये लिखा गया था कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज हैं उनका पोस्ट प्रोजेक्ट रिटेंशन होगा। वो MHRD एज वेल एज जो हमारी सरकार है वो दोनों आपस में मिलकर करेंगी। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट 30 तारीख को खत्म होने को है और हमारा भविष्य अधर अंधकार में जाता हुआ हमारे साथ साथ देश का एज वेल एज स्टेट का के टेक्निकल एजुकेशन का भविष्य अधर अंधकार में चला जाएगा 30 सितंबर के बाद। और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में जहाँ हमने इतने पत्र लिखे, इतने मेल किए, उनका हमें जैसा जवाब होता है वो नहीं मिला। तो हमारी यही मांगे हैं कि जो भी हमारे लिए उचित कदम हो सकता है, जैसे हमारा रिटेंशन, बेसिकली रिटेंशन हमारी मांग है, वो किया जाए, या फिर सिस्टम ऐसा कुछ करे जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन मेन स्ट्रीम सिस्टम में किया जा सके। कितने लोग धरने में बैठे हैं और ये कब तक धरना आपका चलेगा? हमारा धरना आज से शुरू हुआ है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति जी थे और एक शिक्षक भी थे। तो उन्हीं की यादों में हम ये अपना धरना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारे रिटेंशन का या एब्जॉर्प्शन के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं। धरना चल रहा है आप लोगों के साथ, और कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ चल रहा है? पूरे देश की बात करें तो लगभग 1700 प्लस NPI फैकल्टीज हैं। और ये धरना आज से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पे चल रहा है, बेसिकली आसाम में भी चल रहा है। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, जबलपुर, रीवा, जितने भी तकनीकी शिक्षा जहाँ पे NPI फैकल्टीज दिए गए थे ताकि उन इंस्टीट्यूट्स का उत्थान हो सके, वहाँ पे चल रहा है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं अपने तमाम मीडिया भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी बातें जहां तक हमें पहुंचानी है, जैसे कि MHRD या NPI तक, वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सरकार द्वारा कोरोना काल में अनलॉकडाउन 4.0 के तहत सभी संस्थाओं को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति कोविड-19 गाइडलाइन के आधार पर देते हुए रविवार को लॉकडाउन को भी समाप्त कर दिया। वहीं रीवा के बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज रीवा कलेक्टर इलायराजा टी व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, DSP यातायात मनोज वर्मा, CSP शिवेंद्र सिंह बघेल द्वारा नगर निरीक्षण किया गया, जहां विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सिवली प्लाजा, मेडिकल स्टोर्स, सोनोग्राफी सेंटर्स, पैथोलॉजी केंद्र पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रस्तुत है एक झलकी एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अंश। बट आपकी अल्ट्रासाउंड सेंटर है, क्लिनिक भी है, सैनिटाइजर कहाँ, मतलब किसको दिया जाएगा सैनिटाइजर? आपने दिखाई, मतलब किसी और को पूछ लीजिए।
जो नहीं लगाते किसी को मास्क नहीं दिया। ये सब ये है ना, मतलब है ना कोविड-19 सिचुएशन में ये, और हम ऐसा कोई जगह लगा दे, मतलब मास्क पहन लें और सैनिटाइजर अवेलेबल है, ऐसा कोई बंद कर दिया। अभी तो देखा ना वहाँ से मुँह पे तो देखिए नहीं करते मेरा मतलब इनका बेटा क्राउडेड है ना, केस पे केस लगा हुआ है। आपका सैनिटाइजर दिया गया है हाथ में, सैनिटाइज किया गया हाथ में, काम किसने किया? करके आ गया, बाहर से करके आ ये हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में जो बाज़ार में बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन दुकानदारों ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, मास्क नहीं पहनने के कारण, डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के कारण। और ये कार्रवाई आज से लगातार जारी रहेगी। इसमें टीम बनाई जाएंगी जिसमें एक पुलिस का अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी मिलकर डेली किसी न किसी टाइम पर अचानक चेकिंग करेंगे और इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी कुछ दुकानदारों के खिलाफ शिल्पी मार्केट में चालानी कार्रवाई की गई है। करते से पहले भी इस तरह की कार्रवाई हाँ हुई हैं, कार्रवाइयाँ लगातार होती रहती हैं और आगे भी जारी रहेंगी। जो बार बार लापरवाही कर रहे हैं, बात नहीं आ रही हरकतों से, तो उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपीट अगर इस तरह का ऑफेंस आता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पलान ग्राम के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच यशवंत सिंह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी, जिसके बाद बौखलाए सरपंच यशवंत सिंह अपने साथियों के साथ शिकायतकर्ता रामपति तिवारी के घर पहुंच मारपीट करते हुए कट्टे के ऊपर अगवा कर ले गए, जिसका आज दिनांक तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं रामपति तिवारी की पत्नी अर्चना तिवारी न्याय की गुहार लगाने अपने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। प्रस्तुत है पीड़िता अर्चना तिवारी एवं पुत्र से जानकारी के अंश। ठीक है, आप चलिए ऑफिस चलिए, सब लोग आ रहे तो मिलवाते हैं आपसे, है ना? कोई नहीं लिखा आपकी रिपोर्ट? कोई नहीं लिखा सर, भगा दिया गया। मारपीट हुई कैसे, क्या घटना है, किस तरह से? सर ये हमारे पिताजी 181 में है कॉल किए थे इनका कंप्लेन करने के लिए। ये लोग घर आए, बोलते हैं, गाली देकर बोलते हैं तू बहुत बार कंप्लेन कर रहा है, तेरे को आज मैं बताता हूँ, तेरे घर के अंदर घुस कर तेरे परिवार को जला कर राख कर दूंगा, सबको मार के पेट्रोल में डालकर सबको जला दूंगा घर अंदर, सबको पूरे परिवार सहित। और बोलते हैं कि ना मेरा पुलिस वाला कोई कुछ कर पाएगा, ना मीडिया वाला कोई कुछ कर पाएगा, ना एसपी ऑफिस कुछ कर पाएगा, कहीं तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी साहब, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। हमारे पापा को ठीक है आराम से बोलिए, नहीं तो बोलिए। हमारे पापा को छुड़वाए, हम इसलिए एसपी ऑफिस आए हैं साहब, और कट्टा दिखा कर गए हैं साहब, बोले कि जो कोई जाएगा उसको मैं मारूंगा। आपके पापा का खिलाफ कल रात से साहब, अभी तक कुछ पता अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला सर। कितने लोग आए थे घर आपके? सर 7 लोग आए थे सर। हाँ, काहे में थे सर? 2 और एक 4 व्हीलर थी, 2 गाड़ी थी। कौन है ये? सरपंच है और सेक्रेटरी है, सरपंच के भाई दिलराज सिंह। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम यशवंत सिंह है, उनके ग्राम पिपरी है और थाना बैकुंठपुर है, और उनके भाई का नाम दिलराज सिंह है। सेक्रेटरी राकेश कुशवाहा है, उनके साथ मोतीलाल विश्वकर्मा और गोलू विश्वकर्मा, रावेंद्र तिवारी, सब लोग ये थे, सब साथ में सब। अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। और विजेश तिवारी थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रहीश कुमार तिवारी। क्या बात है? जो हमारे पापा से झगड़ा हुआ है वो गांव के सरपंच हैं, और वो ने पापा ने कागज़ बनवाना था समग्र आईडी का, इनका नाम जुड़ा था रहीश तिवारी का, तो उसमें से है उनके भतीजे का नाम जोड़ दिया गया। तो पापा ने बोला हमारे बच्चे का नाम जोड़ो, तो उसने बोला पहले पैसा लाओ, इसके बाद मैं आपका नाम जोड़ूँगा। पापा ने पैसा देने से मना किया, हम लोग गरीब लोग हैं, तो पापा ने 181 में 81 को कॉल किया और शिकायत की कि हमारा कागज़ नहीं बनवाया जा रहा है। इसके वजह से वो लोग आए कल, तो पापा के ऊपर हमला किए। पहले फ़ोन किए, फ़ोन से बात हुई और गाली देने लगे। गाली देने के बाद वो राकेश थे,
सरपंच थे और एक उनके भाई भी थे, दिलराज सिंह। तो उसने बोला मतलब गाली देने लगे, खूब गंदी गंदी हम लोगों को गाली दिए और हमारे पापा को उठा के लेके गए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः ओबीसी एवं किसान विरोधी है भाजपा सरकार, कहा राज्यसभा सांसद श्री पटेल ने। ऐतिहासिक स्थलों एवं जीर्ण मंदिरों को किया जाएगा जीर्णोद्धार। औचक निरीक्षण पर निकले कलेक्टर एवं एसपी ने किया व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चालानी कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।